एसी क्या है? मैं करंट के दो पार्ट कर दूंगा। फर्स्ट पार्ट क्या होगा? पहले लिखते हैं डीसी, फिर लिखेंगे एसी। डीसी और एसी मतलब डायरेक्ट करंट, हिंदी में विद्युत धारा। डायरेक्ट करंट कौन सा बोलेंगे? विद्युत धारा। और ये क्या होगी? ये होगी अल्टरनेटिंग करंट। और इसे क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्ती धारा। यही हमारे चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम भी यही है, अल्टरनेटिंग करंट। इस अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट से कैसे अलग कर सकते हैं? तुम लोग पहले आराम से बात बकवास नहीं करनी चाहिए। अब मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ ये सारी चीज तुम नोट करनी है, ठीक? वैसे तो लिखवा दूंगा मैं, लेकिन सारी चीजें समझनी है। अब मैं बोलना चल जाऊंगा और तुम समझते रहिए, क्योंकि तुम्हारे एमसीक्यू बन सकते हैं इससे। मल्टीपल चॉइस मतलब डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में पहली बात तो ये बताना चाहिए कौन सी करंट कितनी यूज होगी। जो डायरेक्ट करंट है ना, ये यूज होती है 1% केवल। आजकल जो हम यूज करते हैं हाउस होल्ड में, घर में 1% यूज होगी, और ये होगी 99% यूज। पहली बात तो ये बताना चाहिए। इसका तो रीजन भी तो होगा, ये 1% यूज हो रही है, ये 99% यूज हो रही है, क्या रीजन है इसका? इसका रीजन है सबसे पहला तो कि जो हमारी 99% वाली करंट है, ये अल्टरनेटिंग करंट, ये बहुत इजीली बना सकते हो तुम, आराम से तैयार कर सकते हो। कैसे? ये बताओ एसी तैयार कैसे होती है? सबको लगभग मेरे हिसाब से पता ही होगी। एसी तैयार होती है लार्ज लेवल पे, अगर बात करें बड़े लेवल पे इंडस्ट्रियल, तो होती है टरबाइन घूम के। कैसे? देखो, अगर मैं ये कहूं कि अल्टरनेटिंग का प्रोडक्शन कैसे होगा, उसका प्रोडक्शन समझते हैं पहले कि इसका प्रोडक्शन कैसा है, फिर मैं समझूंगा बाद में अल्टरनेटिंग करंट कैसी है, क्यों है, क्या है। लेकिन पहले तो प्रोडक्शन समझते हैं कि प्रोडक्शन है क्या, क्योंकि तुम इसके बारे में पढ़ चुके हो। करंट हमारे घर में आता है करंट, ये पंखे जो भी चलते हैं सब डीसी वगैरह कैसे चलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट से चलते हैं। डीसी करंट से चला सकते हैं उसको, मतलब डीसी से चल सकते हैं, चल सकते हैं डीसी से। हाँ चल सकते हैं, डीसी से भी, डीसी से भी चल सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट से चल सकते हैं। ये बात बड़ी बात नहीं है, चल चल सकते हैं, क्योंकि हम डीसी को एसी में चेंज कर सकते हैं, एसी को डीसी में चेंज कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, एसी को डीसी में चेंज करना, डीसी को। तुमने देखा ना बचपन में, जब सबके घर में छोटी छोटी बैटरी थी, तो वे आते थे यहाँ ऐसे लगने वाले इतने बड़े बड़े। अरे नहीं, मतलब वे नहीं होती ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट चिमटी लगाते थे इसमें, चिमटी लगा दी और ट्यूबलाइट जलाते थे, है ना? तो वो ट्यूबलाइट किससे चलती है बताओ? एसी चलती है डीसी से? वो डीसी से नहीं चलती, डीसी तो तुमने दिया है उसे, उसके अंदर पीछे वो नहीं होता फिर सर्किट सा उसका, है ना? उसके पीछे सर्किट सा होता है, पीछे एक हरी हरी प्लेट सी रखी होगी, उसके बाहर एक ट्यूबलाइट लगी रहती है, वो चलती थी। तो वो जो तुम पीछे लगा रहे हो ना, वो है रेक्टिफायर। क्या कर रहा है वो? रेक्टिफायर नहीं, सॉरी, वो है कन्वर्टर। वो क्या कर रहा है? वो कर रहा है आपकी एसी को डीसी में कन्वर्ट। ठीक है? तो कन्वर्टर क्या करेगा? एक साइड को दूसरी साइड में कन्वर्ट कर देगा। इन्वर्टर, इन्वर्ट इंग्लिश में पढ़े, इन्वर्ट। इन्वर्ट मींस ये करना, टू एंड फ्रो, मतलब आप आगे भी जा सकते हो और वापस भी जा सकते हो। तो इन्वर्टर क्या करता है? जब हमें बिजली की जरूरत होगी तब तो ये डीसी को, बैटरी से डीसी लेके हमें एसी दे देगा, और जब एसी आएगी तो ये एसी को बदलेंगे और बैटरी चार्ज कर देगा। ये तो काम है इसका। तो इसका मतलब है कि ये हमें क्या करता है? इन्वर्ट करता है लाइट को। चलो प्रोडक्शन बात करते हैं पहले, यानी कि प्रोडक्शन छोड़ो, मैं तुम्हें इसके एडवांटेज बताता हूं पहले कि एडवांटेज क्या है। एडवांटेज का मतलब, एडवांटेज को क्या कह सकते हैं? एडवांटेज लाभ नहीं, एडवांटेज लाभ नहीं होते। चलो मैं लाभ ले देता हूं। एडवांटेज में लाभ नहीं है, एडवांटेज का मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है इससे छोड़ के, जो इसमें नहीं है इसमें। तो जो डीसी है हमारी, इस डीसी का सबसे पहला तो आता है प्रोडक्शन, कि डीसी बहुत तगड़ा तरीके से होती है प्रोडक्शन, यानी कि एडवांटेज में हम प्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले मतलब आया हमारा प्रोडक्शन, मतलब ये पैदा कैसे होती है, बताओ डीसी कैसे बनती है, जल्दी बताओ डीसी को कैसे बनाते हैं। अब मैं तुम बोलते जा रहा हूं, ये उत्पादन है, इसको समझ लियो, फिर मैं तुम जब लिखाऊंगा ना तो मैं डायरेक्ट बोलता चला जाऊंगा, फिर लिख लेना आराम से बैठ के। समझ रही बात? अभी मैं तुम्हें समझा दूं, समझो, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम में एमसीक्यू बनते हैं इसके, और समझने के बिना जो रट्टे होते हैं, जो रटेंगे में मतलब वे एग्जाम में कैसे करेंगे, क्योंकि रट तुम हर एक चैप्टर रटोगे,
इसका प्रोडक्शन कैसा होता है? तुमने डीसी देखी होगी, डीसी वो पढ़ी है तुमने, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा चैप्टर केमिस्ट्री का। अच्छा दो तो हुआ हमारा, चलो कर लेंगे उसको। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में समझाया गया कि आप केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर सकते हो। खुद सोच देखो, ये यहाँ पे ये घंटा लगा हुआ है, इसका बल्ब सॉरी इसका जो सेल है वो कैसा होगा, इसका सेल कैसा होगा, इसका सेल अंदर से बोले देखेंगे तो ड्राई सेल है, अंदर क्या निकलेगा, NH4 से निकलेगा, पेस्ट निकलेगा, उसका MnO2 निकलेगा इसका। ये नहीं ड्राई सेल, तुम जानते हो सारे केमिकल होते हैं इसके अंदर। तुमने लैब में जाके देखा होगा, तुमने एक्सपेरिमेंट करा, मुझे पता लगता नहीं तुम्हारी हल्का देख के हरकत तुमने करा होगा, चलो मान ले तुमने करा है। तो उसमें एक होता है बीकर, उस बीकर में एक होता है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड मतलब एक नेगेटिव रॉड और एक पॉजिटिव रॉड। नेगेटिव जो रॉड होती है वो काली जैसी होती है, जैसे एचपी पेन होती है ना, कच्ची पेंसिल उसके जैसी होती है, वो इतनी बड़ी और बिल्कुल ब्लैक कलर की होती है। और जो दूसरी है वो है मोटी, इतनी मोटी होती है वो और सफेद रंग की होगी, ठीक है, वो वाली वो होती है पॉजिटिव रॉड। एक तो हम नेगेटिव रॉड और एक पॉजिटिव रॉड, उनको अलग अलग बीकर में रख देंगे। जब तुम सेल बनाओगे तो सेम बीकर में जाता है, उसको हम पढ़ेंगे जब एलएसबी पढ़ेंगे, लाइट स्टोरेज बैटरी, तो अलग अलग बीकर में रख देंगे। उन बीकर में जोड़ के हम केमिकल डाल देते हैं उसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि वैज भट्टे डाल देंगे उसके अंदर, वो एग्रीकल्चर में करंट फ्लो करेगा। शायद हमने करवा दिया चैप्टर नहीं करा, सॉल्ट में नहीं पढ़ा हमने, कहीं और पढ़ा होगा किसी और चीज में। ये कहां पढ़ी हमने, फिजिक्स में पढ़ाई ना, चलो फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा। तो एक ठीक है सुनो, उसके अंदर मैं सॉल्ट बीच में पढ़ा था, है ना, कि लवण से तो लगाते हैं बीच में ताकि आयन चल सके इधर उधर। तो ये सारी रहा है, मतलब उसके अंदर तुम केमिकल डालो। सुनो, अगर तुम उसके अंदर केमिकल डालोगे तो उससे क्या होगा, केमिकल डालोगे तो क्या होगा, चलता रहेगा केमिकल अनंत काल तक, इटर्निटी तक नहीं, रुक जाएगा, एक टाइम पर खराब हो जाएगा। यू खराब नहीं होते सारे, ये सारे यूज होते हैं, दूसरा नहीं फेंक देंगे इनको बाहर। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लग रहा है इसके अंदर जो भी कुछ है, पहली बात तो महंगा, और दूसरा महंगा होने के बाद तुमने एक टाइम के बाद फेंक दिया उसको। अब ये बात बताओ, अगर तुम इसे फेंक दोगे तो इसमें तो इसको जनरेट करने के लिए पहले तो महंगा पैकेजिंग है, और फिर एक टाइम के बाद वो खराब हो जाएगा। रिचार्जेबल तुम्हारे पास सेल है तो रिचार्जेबल सेल भी तो एक टाइम के बाद खराब ही होती है भाई। मोबाइल में होती है लिथियम पॉलीमर या लिथियम आयन बैटरी, तो वो भी तो खराब ही होती है, ये थोड़ी कि वो चल रही है अनंत काल तक, बट ये चलती है। एसी कैसे, एसी बनती कैसे, पहले सोचो। इसका मतलब है ये तो यूज करने वाले जो है इसके प्रोडक्शन में, मैंने हाल के प्रोडक्ट समझ लियो अपने, आपने डीसी एसी की बात कर रहा हूं, तो ये जो प्रोडक्शन है इसका महंगा है और एक टाइम के बाद खराब होना है। बट एसी में क्या है, एसी में बनती कैसे है, एसी बनती है सबको पता है, ये एन है, ये ऐसा है, इसके बीच में कॉइल लो और उसको घुमा दो, प्रोडक्ट का कॉइल घुमाओगे तो क्या होगा, इस कॉइल में एसी बन जाएगी। पढ़ा नहीं तुमने, अभी एसी जनरेटर और पढ़ाऊंगा तुम्हें और क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर में, 7 चैप्टर में। तो इसमें जो इसको तुम घुमाओगे लगातार रोटेट करोगे तो उससे क्या होगा, उससे होगा इसका फ्लक्स चेंज होगा, लगातार फ्लक्स बदलेगा ना भाई। तुम एक एन लेके एक ऐसे लेके ऐसे मैग्नेटिक भी लगा रखा तुमने, और तुम लगातार कॉइल को उसमें घुमाओगे तो क्या होगा, कॉइल घूमेगी तो क्या होगा, कॉइल घूमेगी तो उसका हमारा फ्लक्स चेंज होगा। अच्छा अगर फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा तो धारा उत्पन्न होगी। अच्छा अगर हम एन को एस को यहां रख के कॉइल को चेंज करेंगे और धारा उत्पन्न करेंगे तो तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हारे पैसे खर्च हो रहे हैं इसमें। तुम्हें एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एनएस लगा लो, बीच में कॉइल लगा लो, इस कॉइल को घुमाने तो है बस, घूमेगी कैसे, टरबाइन लगाओ इसमें। टरबाइन क्या होती है, टरबाइन कुछ नहीं होती, एक गियर जैसा होता है बस, चकली सी है घूम रही है, घूमेगी कैसे, पानी पड़ेगा उस पर भाई। टरबाइन तो एक किस तरह का, ऐसा बताओ, टरबाइन इस तरह की होती है ऐसा करके, ठीक है, ऊपर से पानी पड़ेगा और सोचो क्या होगा, घूमेगी। अब टरबाइन लगातार घूमेगी, इसका मतलब क्या है, टरबाइन घूमेगी और टरबाइन घूमेगी तो कुंडली घूमेगी, और कुंडली घूमेगी तो एनएस जो है ये लगातार चेंज होगा, और लगातार चेंज होगा तो एसी बनेगी। समझ रहे हैं तुम्हारे, इसमें तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, अनंत काल तक चलेगी, रिन्यूएबल सोर्स है, नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं उसको। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी अनंत काल तक चल सकती है। फिर तुम ये कहोगे कि अनंत काल तक तो सोलर लाइट भी चलती है जो कि डीसी बनाती है ना, लेकिन अनंत काल तक नहीं चलती वो। सोलर लाइट की एज होती है और फिर वो इतना इतना सेंसिटिव मामला है उसका, इतनी फ्रेजाइल होती है, नाजुक कि अगर उसके ऊपर कुछ गिर गया तो टूट गई तो खराब होगी। अगर सोलर पैनल देखे होंगे तुमने ना, डोले देखिए ना सबने, तो अगर उनके ऊपर कुछ गिर जाए तो वो खराब हो जाएंगे। जब हम लेके आए थे सोलर पैनल तो उसने बोला था कि अगर आपके ऊपर कुछ इस पे गिर गया तो गारंटी नहीं है, अगर वैसे खराब होता तो गारंटी है 25 साल की। तो इसका मतलब है वो महंगे हैं और थोड़े नाजुक मामला है। इसमें क्या नाजुक है, जो भी बनाया था मैंने कुछ भी नाजुक है, तो इसका मतलब प्रोडक्शन बहुत इजी है। दूसरा, अगर इसको कन्वर्ट करने लगे हम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, यानी कि इसका वोल्टेज अगर मैं कन्वर्ट करूं, वोल्टेज कन्वर्ट करूं तो उससे क्या होगा, वोल्टेज आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, उसको होता है ट्रांसफार्मर। यानी कि इसके वोल्टेज को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं,
कम ज्यादा करने का मतलब अगर वोल्टेज कम है तो इसको ज्यादा कर देंगे, ज्यादा है तो कम कर देंगे। मतलब हम अपने हिसाब से, जैसे हमारे घर में लाइट आ रही है तो 220 वोल्टेज की है, तो क्या ट्रांसफॉर्म वहां से 220 वोल्टेज आ रही है बिजली घर में से, मतलब बिजली घर में 220 वोल्टेज आ रही है, नहीं मतलब ज्यादा आ रही होगी। ज्यादा क्यों आ रही होगी? क्योंकि जब भी तुम एक बहुत दूरी तक लेके जाओगे वोल्टेज को, बहुत दूर तक वोल्टेज लेके जाओगे, तो सोचो बीच में होता है रेजिस्टेंस, तार में प्रतिरोध। सबको पता है बात है, प्रतिरोध क्या होता है? तुम्हें जो जो बात समझा रहा हूं समझ में आ रही है तुम्हारे? वैसे प्रतिरोध किसे, तुमसे किसी ने पूछा 12th क्लास में हो तुम, प्रतिरोध क्या है, तो व्हाट योर आंसर? जो धारा में ठीक है, यानी देखो जो धारा में रुकावट डालता हूं मैं, थोड़ा मुझे समझाओगे कि प्रतिरोध कैसे बनता है तार के अंदर? जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तार के अंदर कुछ आने लगेगा, यस सही बात कही तुमने। और ठीक करूं इसे, जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तार के अंदर, इलेक्ट्रॉन कौन से मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको नाभिक छोड़ चुका है, जो नाभिक की दूरी तो पहुंच से बाहर है, जो वाला अपने घर में रहता है, घर से बाहर रहता है। तो मम्मी पापा कुछ कह रहे थे और रात को 10 बजे आवाज मत रात में, और अगर मैं बाहर चला जाऊं 10 बजे आऊं तो शायद कल को ट्यूशन ना पढ़ा। तो जो हमारा ये है ना, जो नाभिक को छोड़ के बाहर चले गए वे कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब सोचो अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन चलेंगे, रास्ते में चलेंगे तो क्या होगा? बहुत सारे चलेंगे, झुंड बना के। तो मैंने एक धारा पढ़ाई थी ना, तो समझाया ये तार है और इस तार में दोनों तरफ क्या है इसके, यहां से इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे और इधर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन इधर से एंटर करेंगे तो उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उसी टाइम पे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर करेंगे, मान 10 इलेक्ट्रॉन एंटर करे, 10 इलेक्ट्रॉन गिना रहे तो सैनिटाइजर तो झड़क लो, यहां से 10 इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे तो क्या होगा? 10 बाहर निकलेंगे क्या? ऐसा नहीं है। क्यों? जब 10 इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होता कि आगे रास्ता खाली पड़ा है घोड़े दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन टकराएगा भी तो भाई, इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ी है बिल्कुल सीधे रेखा में चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की मर्जी कैसे चलेगा? इलेक्ट्रॉन तो अनुगमन वेग से गति करते हैं, करते हैं ना, निश्चित दिशा में निश्चित वेग से गति करते हैं, लेकिन बीच में टकरा भी सकते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सारे नेगेटिव नेगेटिव है, तो बीच में रिपल्शन होगा, मतलब प्रतिकर्षण होगा। तो इलेक्ट्रॉन से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन टकराएंगे आपस में, तो हो सकता है किसी एक इलेक्ट्रॉन के सामने दूसरा गया हो, उसकी कुछ गति ऊर्जा कम होगी हो, कुछ एनर्जी कम होगी हो, कुछ स्पीड कम होगी हो, तो उस टाइम पे ना पहुंच पाया वहां से। बट हां, अगर मान लो यहां से 10 गए और उस टाइम पे यहां से 8 निकले, तो एवरेज रहेगा 10 का, क्योंकि आगे फिर 12 निकलेंगे शायद अगली बार, तो 10 यहां पे एंटर करेंगे। समझ आई बात? मान लो जैसे एंटर करें 10 तो 10 से 8 निकले, फिर अगली बार जैसे एंटर करें 10 तो 2 सकते तो 12 निकलेगा, क्योंकि 8 2 पहले और 10 सबके, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन एवरेज रहेगा। अब उस टाइम पे उस करंट को क्या करेंगे? सपोज यहां से 10 एंटर करे और यहां से निकले 8, तो इस टाइम की एग्जैक्ट इस टाइम की करंट को, जब यहां से निकले उस करंट को क्या बोलते हैं? उस करंट को बोलते हैं आई इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक धारा। सुना तुमने इसका नाम? तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक धारा कौन सी धारा है? जो एक निश्चित समय पे कैलकुलेट करी गई है। ठीक है, तुम्हारे सामने से कार निकल गई और उस कार की स्पीड कैसी है? तो उस कार की स्पीड है 100, आगे जाते कार का एक्सीडेंट हो गया 1 सेकंड बाद है, लेकिन तुमने कितनी स्पीड देखी? 100, तो तुम्हारे लिए 100 स्पीड है, तो वो तात्क्षणिक स्पीड है। और 1 सेकंड बाद की स्पीड कितनी है? 0, तो वो भी तात्क्षणिक स्पीड है, लेकिन एवरेज कितनी है? 100 प्लस 0 50, क्योंकि 2 से डिवाइड होगी फिर दोनों टाइम की। तो एवरेज का मतलब क्या है? सारी कैलकुलेशन जितना भी तुम ऑब्जर्वेशंस ले रहे हो डिवाइड करो, तब एवरेज निकलता है। लेकिन एक टाइम पर सही मोमेंट में निकालोगे, अगले चाहे कुछ ही हो, चाहे उससे पहले कुछ भी थी, तो वो सब क्या है? तात्क्षणिक। एक समझ। अब कहां चले गए हम? तो यहाँ थे। तो ये जो करंट है, मैंने आपको समझा दिया कि जब तार में चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो टकराएंगे आपस में, टकराएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो थोड़ा धीमा हो जाएगा, और धीमा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बनेगा। अब रेजिस्टेंस बताओ, वोल्टेज को इफेक्ट करता है या करंट को? वोल्टेज को इफेक्ट करता है, करंट को ना के बराबर इफेक्ट करता है। क्योंकि अगर वोल्टेज को इफेक्ट करेगा, देखो जैसे हमारे पास ये 3 रेजिस्टेंस है और मैंने इसमें करंट कितनी लगाई? मान लो मैंने इसमें 5 एम्पीयर करंट लगाई, तो इधर कितनी निकलेगी? कोई ऐसा है फिजिक्स में जो या तो 5 नहीं होगा तो 4.9 निकलेगी। हमारे पास वो कैलकुलेशन नहीं है, हम 4.9 भी कर देंगे। अब बताओ क्या चाहिए? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, इसमें से 5 निकले, इसमें से भी 5 निकली, इसमें 5 निकली, चाहे तो 1000 लगा दो तब भी 5 ही निकलेगी। इसका रीजन ये है कि जब किसी भी रेजिस्टेंस में से करंट निकलती है तो वो करंट को डाउन नहीं करता, वोल्टेज को डाउन करता है। रेजिस्टेंस वोल्टेज को ड्रॉप करता है, विभव पतन। अगर तुमने 100 वोल्टेज विभव लगाया तो यहाँ 100 वोल्टेज नहीं होगा 100%, यहाँ कुछ कम ही वोल्टेज होगा, 100 से कम हो सकता है, 0 हो जाए, बिल्कुल हो सकता है यहीं पे 0 हो जाए। क्लियर है? तो अगर इनके बीच में वोल्टेज मतलब रेजिस्टेंस में से अगर करंट को निकाला जाए तो करंट को नहीं खाता वो वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है। आगे बात समझ तुम्हारे? करंट उतनी रहेगी। वोल्टेज का मतलब है, वोल्टेज क्या होता है? तुमने फोटो दिखाया था मैंने, क्या होता है वोल्टेज? जो करंट को पुश करता है कि चल, तो करंट को चलाने वाला तो वोल्टेज है। करंट खुद क्या है? एक कार मान लो,
कार क्या है? करंट है। कार का काम है चलना। कार को चला कौन रहा है? इंजन। इंजन ही तो है इसका, तो इंजन उसका वोल्टेज है। क्लियर है? और कार को रोकने वाला कौन है? दुनिया भर का फ्रैक्शन लग रहा है इसमें नीचे, घर्षण। घर्षण रोक देगा। कार को लगा के चौथी गियर में अब बंद कर दो, कार को बंद कर दो न्यूट्रल करके, चलती रहेगी अनंत काल तक। क्यों रुकेगी? ग्रेविटी लग रही है, घर्षण लग रहा है, इस वजह से रुक जाएगी। तो ये तो रेजिस्टेंस है तुम्हारा। फोटो देखा था तुमने? खींचा था पकड़े बीच में से और पीछे धक्का मारते चला गया। तो ऐसे ही अगर तुम वोल्टेज को कार में लेके जाओगे 100 की स्पीड पे, आगे नहीं आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस है, तो क्या कम होगा? स्पीड कम होगी। कार थोड़ी स्कूटर बन जाएगा, लेकिन हाँ स्पीड कम हो जाएगी, 100 की स्पीड घट के 0 हो जाती है। क्लियर है? ये रेजिस्टेंस का काम है। चलो जी, रेजिस्टेंस क्यों होता है मैं समझा देता हूं। क्यों होता है रेजिस्टेंस? क्योंकि इलेक्ट्रॉन टकराते हैं आपस में, और टकराने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चल नहीं पाते अच्छे तरीके से, और इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो धारा बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो अब तुम अगर किसी वोल्टेज को चेंज करना चाहोगे, तो तुम समझ गए वोल्टेज चेंज करना। तुम ये मत कहना करंट को चेंज करना है। करंट को चेंज करने से कुछ नहीं करना है, वोल्टेज को चेंज करने से होगा। क्यों होगा? जब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन चल रहे 10 की स्पीड पे, और आगे थोड़ा सा रेत आ गया, तो 10 ही जाएंगे उसमें। 10 तो ऐसी स्पीड होंगी, और मान लो इलेक्ट्रॉन आ 1000 की स्पीड पे, तो छोटे मोटे का पता लगने का उन्हें क्या लगेगा? 1000 की स्पीड पे क्या पता लगेगा? तो ऐसे अगर हम वोल्टेज को बहुत तेज कर देंगे, तो उससे क्या होगा? वोल्टेज हाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जो रेजिस्टेंस है ना छोटा मोटा तार में, वो ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। समझ में आ रही बात? मान लो तुम्हें 100 किलोमीटर दूर धारा लेके जानी है, तो 100 किलोमीटर दूर जो 100 किलोमीटर लंबा तार है उसमें रेजिस्टेंस होगा। अगर उसमें रेजिस्टेंस होगा 100 किलोमीटर लंबे तार में, तो वो रेजिस्टेंस क्या करेगा? वोल्टेज को खत्म करेगा या धारा को? वोल्टेज खत्म करेगा, धारा भी खत्म हो जाएगी। फिर अगर वोल्टेज ना होगा, धारा का 0 मिलेगी, तो आगे तो इसका मतलब है वोल्टेज वहां पे ड्रॉप हो गया। अगर वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो वोल्टेज कितना करेगा? कितना कर दें उसको? मान लो कि तुम्हारा जो तार है, वो तार है कुछ ऐसा रेजिस्टेंस है तार का आर है मान लो, और ये तार आपका 100 किलोमीटर लंबा तार है, और तुमने यहाँ पे दिया 100 वोल्टेज, तो वो कुछ दूरी पे जाके खत्म हो जाएगा, है ना? अब ये 100 किलोमीटर लंबा तार है, और तुमने यहाँ का वोल्टेज कर दिया 10 की पावर 6, 10 की पावर 7 कर दिया, 10 की पावर 7 वोल्ट, 1 करोड़ वोल्टेज कर दिया। तो इसमें जो तुम्हारा विभव पतन होता है, मान लो कि इसमें 150 वोल्टेज का विभव पतन होता है सपोज, और तुमने यहाँ 200 वोल्टेज धारा दी। 200 वोल्टेज पे धारा जाएगी, तो यहाँ पे कितनी धारा पहुंचेगी? 50 वोल्टेज वाली, गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अगर 10 की पावर 7 1 करोड़ वोल्टेज की धारा पहुंचे, तो यहाँ कितने की पहुंचेगी? 1 करोड़ माइनस 150, बताओ कितने होते हैं 1 करोड़ माइनस 150? कुछ भी ना होते। 1 करोड़ में से 150 कुछ कम करोगे तो कुछ मिलेगा, तो आपका एरर कितनी हो जाएगी? परसेंटेज एरर खत्म, कुछ भी ना। इसका मतलब जब तुम लास्ट में करंट को मिलेगी तुम्हें करंट, तो तुम 1 करोड़ ही मान के चलो, क्योंकि तुम्हारे बीच में कोई नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर तुमने 150 एम्पीयर का 150 वोल्टेज का करंट भेजा, 0 हो जाएगा। अब बात समझ में तुम्हारे, तो वोल्टेज हाई करना क्यों जरूरी है? ताकि बीच में रेजिस्टेंस है ना, वो नेग्लिजिबल हो जाए, नगण्य। क्लियर है? तो हमें हाई वोल्टेज का करंट भेजना चाहिए, और हाई वोल्टेज को भेजना आसान किसके लिए है? एसी को या डीसी को? एसी को, क्योंकि ट्रांसफार्मर है हमारे पास। दूसरी बात, टाइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डीसी में ऐसा कुछ नहीं है। डीसी में हमारे पास कोई ऐसे वोल्टेज चेंज करने की कुछ होती नहीं, क्योंकि डीसी दो ही चीज, दो वोल्टेज का मैक्सिमम रन करती है, ये तो 12 वोल्ट या 24 वोल्ट। क्लियर? अरे छोटे छोटे सेल वेल होते हैं तो 1.5 वोल्ट के या 1.25 वोल्ट के, 1.1 वोल्ट के होते हैं, ऐसे सेल होते हैं छोटे छोटे। लेकिन जो जनरल एसी हमारे घर में, वो जिसके घर में हमारे सिंगल बैटरी होगी इन्वर्टर वाली, वो तो 12 वोल्ट की है। जिसके घर में दो बैटरी लगी होंगी तो बड़ा इन्वर्टर होगा, वो 24 वोल्ट का होगा। ठीक, जिनके बड़े घर होते हैं, तो ये 12 और 24 वोल्ट के बीच में रहती है। अब सोचो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट वाली करंट तुम्हें करंट मार सकती है क्या? है? ये करंट क्यों मार रही है? 220 वोल्टेज की हमारे घर में, 200 मान लो तुम, चलो कम भी आ रही है, 180 मान लो, 180 और कहां 20, कहां 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट वाला अगर कोई आ रहा होगा आदमी, तो मार सकता है 12 की स्पीड में आगे, तो कुछ भी नहीं हो रहा, साइकिल पाया होगा। और उसी साइकिल को मिस्टर बीन की एक फिल्म है, उसमें वो सब पकड़ लेता है उसको, टम्पू से सब पकड़ लेता है। और सोचो कि वो आ रहा है 1000 की स्पीड पे, तुम्हारा क्या करेगा? तुम्हारा तो आसपास निकल जाएगा कार्टून की तरह, डोरेमोन के छेद तरह। अब सोचो कितनी स्पीड है वही साइकिल जो तुम्हें खत्म करनी है, वो 12 की स्पीड पे 10 की स्पीड पे आगे बढ़ेगा, कुछ भी तुम उसे पेलोगे और खुद भी कपड़े झाड़ कर दोगे। तो ऐसे ही है, अगर उसी करंट को हम इस सेम 12 वोल्ट की करंट को, जो 5 एम्पीयर करंट है 12 वोल्ट की, वो क्या हो सकती है तुम्हारे लिए? बहुत खतरनाक हो सकती है। क्लियर? अभी बताओ हमारे घर में वोल्टेज कितनी आती है? 220 है, तो हमारे घर में एम्पीयर कितने आते हैं? पूछो, मतलब बताओ। 12 में हो ना तुम याद रखोगे तो 12 में तुम लोग को पूछ सकता है, कॉमन सेंस की बात है। बताओ वोल्टेज कितना होता है हमारे घर, करंट कितने होते हैं हमारे घर? नहीं पता। करंट हमारे घर में सभी के अलग होती है। तो क्या मतलब हमारे घर 20 एम्पीयर। हां देखिए लड़की कितनी इंटेलिजेंट है, तो P = VI से निकलेगा। यस यू आर राइट। हां देखो कोई कंफ्यूजन नहीं। P = VI। व्हाट इज I? I करंट है। तुम्हारे घर में कितनी पावर यूज हो रही है उसको लिख लो,
है ना। हमारे घर में 2 किलोवाट का है कनेक्शन, तो 2 किलोवाट यूज करते हैं, है 2 किलोवाट के। अब तो वे चल रहे हैं, गर्मी आ गई पंखे बंद हो गए, सर्दी आ गई पंखे बंद हो गए, तो अब तो बहुत ही कम हो गया। रोड हम चलाते नहीं, बहुत महंगा खर्चा आता है उसका। और वैसे ही कोई बिजली है नहीं हमारे घर में कि तार डाल दिया खंभा बहुत दूर है। अब सोचो कि तुमने 100 वोल्ट की चला रखी है सप्लाई कुछ, ठीक 100 ज्यादा गलत, 1000 वोल्ट की, 1000 वोल्ट की सप्लाई है। वी की वैल्यू कहां जाएगा, मान लो 200, 220 तो ना है, 200 मान लो, कटपिट कितना आया 5 एम्पीयर, 5 एम्पीयर करंट है तुम्हारे घर में, ठीक है। क्या ये 5 एम्पीयर है ये बनी हुई, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ और लगाओगे कुछ और हो जाएगा। लेकिन हाँ ये जरूरी है कि तुम्हारे घर में 220 वोल्ट ही रहेंगे, 200 220 180। ये सबके घर में, हमारे घर सबके डाउन, हमारे डाउन, तो वोल्टेज रहते हैं सबके घर में बराबर, क्योंकि सारों के घर कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल। सभी के घर कैसे हमारे सीरीज में, हां सीरीज में घर है हमारे, कि तेरे घर की बिजली मेरे घर, मेरे घर की बिजली तेरे घर, सबके घर वहां से ले रखी बिजली हमने, सबने तारों में तो सारे समांतर है, और समांतर में विभवांतर समान होता है लेकिन धारा अलग अलग। तो कोई तुमसे पूछता है तुम्हारे घर में कितनी करंट है, तो उसे बोलना पड़ेगा कि सब चीज निकाल के बताएंगे कितनी करंट है, हर टाइम बदल रही है हमारे घर में करंट, कुछ चला के तो करंट बढ़ गई, और नहीं तो करंट उल्टी चली गई वहीं पे, करंट यूज नहीं हो रहा। समझ गए। सरकार कहती है ना बिजली बचाओ, क्यों कहती है कि कम यूज करो, अपने घर में चीजें कम चलाओ तो हमारे घर में कम बिजली जाएगी। लेकिन सरकार ये भी कहती है वोल्टेज बचाओ, कहती है कि भैया देखो 150 वोल्टेज में चला लो पंखा, उग जाएगा, तो वोल्टेज समान नहीं है, धारा बदल जाएगी। चलो आगे आते हैं। तो एक बात इसका हमें फायदा मिल गया, फायदा क्या मिल गया कि ये जो है ये शॉक नहीं मारती, लेकिन ये शॉक मारती है। अभी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गया हमारा, ये शॉक मारती है, समझ में बात तुम्हारे। तो इसका एक एडवांस क्या है, एडवांटेज प्रोडक्शन, दूसरा एडवांटेज क्या है इसका, वोल्टेज को कन्वर्ट करना इसके लिए आसान है, और इसके लिए बहुत मुश्किल। इसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना बहुत आसान है। क्यों आसान है, वोल्टेज बढ़ाओ, ट्रांसफर लिखा मैंने सुंदर, ट्रांसफर, इसका वोल्टेज बढ़ाओ कहीं से कहीं ले जाओ, लेकिन इसका वोल्टेज बढ़ाया तो मशीन तो ना है बढ़ा देता, बढ़ता तो नहीं है, इसका वोल्टेज बढ़ाने का हमारे पास उपाय नहीं है, समझ गए। नेक्स्ट इतनी बातें तुम समझ गए। अभी मुझे यही याद आने एडवांटेज, जितने जितने मुझे याद आते हैं मैं तुमको समझाता रहूंगा, लेकिन इनको तुम समझना पड़ेगा। अगर एग्जाम में 3 पूछे जाते हैं, उसमें पेपर में 3 पूछते, 3 लाभ बताओ इससे डीसी से प्रत्यावर्ती धारा के लाभ बताइए डीसी के ऊपर। मुझे नहीं पता, कुछ ऐसे पूछते हैं, है ना, व्हाट इज द एडवांटेज, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, ऐसा करके। तो डीसी से क्या अच्छा है एसी में, वो 3 मैंने समझा दिए। पहला प्रोडक्शन, पैदा कैसे होगी, आसान है इसको। दूसरा वोल्टेज कन्वर्ट करना आसान है। तीसरा ट्रांसफर करना इसको आसान है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस का लॉस बहुत कम होता है, एनर्जी का लॉस, इसमें एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा होता है। सोचो तुम्हारे घर में पंखा लगा है बिजली का, चिमनी वाला, जो हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं बैटरी में, और उस पंखे का तुमने तार ले 1 किलोमीटर लंबा, तो पंखा चलेगा, बंद हो जाएगा वो, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस इतना तार है। लेकिन तुम्हारे एसी का 1 किलोमीटर छोड़ो 10 किलोमीटर ले जाओ तब भी चलेगा वो, क्योंकि एसी की वोल्टेज 220 है और पंखे की 12 है, तो 12 तो कुछ देर में खत्म हो जाएगी इसकी, इसलिए चलेगा पंखा। मिटा दो, समझ में आ गया। अब आते हैं कि एसी जो है क्या, चलो एसी का मतलब क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग का मतलब क्या है, अल्टरनेट, एक सुनो, एक काम है, एक घर बनाना है किसी को, एक ठेकेदार है, घर बनाना है, उसके 2 आदमी हैं, 2 मजदूर है, एक मजदूर एक दिन आता है, एक मजदूर अगले दिन आता है, फिर अगले दिन वो आता है जो पहले आया था पहले दिन, फिर ऐसा होता है। इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, एक पहले दिन आ रहा है, दूसरे दिन आ रहा है, फिर एक तीसरे दिन आ रहा है, तो पहले वाला आ रहा है, ऐसा करके अल्टरनेट डे पे काम करते हैं। तुमने बेंजीन के बॉन्ड पढ़े होंगे, बेंजीन के बॉन्ड कैसे हैं, अल्टरनेट, एक बॉन्ड है एक खाली, एक बॉन्ड है एक खाली, एक बॉन्ड है एक खाली। इसका मतलब अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक छोड़ के। सेम यहां है, अल्टरनेट का मतलब जो करंट एक निश्चित समय अंतराल के बाद खुद को रिपीट कर दे, एक करंट जो निश्चित समय अंतराल के बाद खुद को रिपीट कर दे। मैं एक दिन आया, अगले दिन दूसरा आएगा, तो मैं फिर रिपीट करूंगा अपने आप को, तीसरे दिन आके, तो जो करंट खुद को रिपीट कर दे उसे क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। बट इसकी बेस्ट डेफिनेशन क्या है, ये नहीं है जो हमने पढ़ी है, ये को बकवास की लैंग्वेज है, पता नहीं क्यों बोलते हैं इसको। इसका हम ये समझ सकते हैं कि जो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर दे उसे क्या कहते हैं, अल्टरनेट करंट। क्या डायरेक्शन चेंज कर दी है, यहाँ पे कैसे है, क्लॉकवाइज, ये प्लस है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, क्योंकि यहाँ प्लस होते हैं ऊपर, यहाँ जीरो होती है, यहाँ माइनस होते हैं, संख्या रेखा पे कार्टेशियन प्लेन पढ़ा हुआ कार्तीय तल। ये प्लस है, इधर से कैसी डायरेक्शन दे, देखियो ऐसी एंटी क्लॉकवाइज, इधर से क्लॉकवाइज, इधर से एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसा डायरेक्शन है, नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव। लेकिन हाँ तुम ये कहोगे कि यार कभी ज्यादा करंट हो रही है, कभी कम करंट हो रही है, इस करंट को कैसे यूज करेंगे हम, इसको करंट को यूज कर सकते हैं अगर हमें एक्चुअल में ये पता हो कि आगे क्या होगा। समझ नहीं आया, मान लो तुम कोई चीज लगातार चेंज हो रही है, कोई एक आदमी है और वो तुम उल्टा सीधा बोल रहा है, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद अगले दिन वो नॉर्मल हो गया, वो तुमसे बहुत प्यार से बात कर रहा है, फिर अगले दिन आया, फिर तुम गाली देने लगा, फिर अगले दिन आया, फिर तुम्हें प्यार से बात करने लगा, तुम ये समझ जाओगे कि
आज वो प्यार से बोलेगा, ये आज वो गाली देगा। समझ गए ना मतलब? तो उसका व्यवहार पहचान लो, अच्छा ऐसा होना है तो जिस दिन वो गाली देगा आएगा लड़ तैयार रखो, और जिस दिन वो तुम्हें पता है कि प्यार से बोलेगा तो अपना काम निकलवा लो उसमें। ऐसे ही इसके साथ है, हमें पता है ये उस हिसाब से चेंज होते हैं, हमें पता रहता है कि आगे क्या होना है। लेकिन अगर तुम इसकी बात करोगे तो सच में उल्टी करंट है अजीब कि प्लस माइनस, कभी हम प्लस तो कभी ये माइनस, लेकिन हमें इसका एग्जैक्ट पता है ना कि अगले टाइम के बाद क्या होना है, तो इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं करंट को। क्लियर है? नहीं तो ऐसी करंट यूज नहीं होती करंट कभी, ऐसी अजीब सी करंट है, धारा कैसे धारा है कुछ प्लस माइनस, हम क्या करें इसका, लेकिन हाँ हमें एग्जैक्ट पता नहीं आगे क्या होगा, इसलिए यूज कर सकते हैं। पर इसको हम बोलते हैं प्योर डीसी, ये है प्योर डीसी। आई बात समझ में तुम्हारे? अब थोड़ा सा इम्प्योर डीसी देख लो कैसे होती है। अगर ये करंट का मैं ग्राफ बनाऊं और ये करंट ऐसे चल रही हो, ऐसा करके कुछ चल रही हो, तो ये बताओ ये कैसी करंट है? आप इसे कैसी करंट कहोगे मित्रों? एसी है डीसी है? ये एसी है। बताओ क्यों है एसी? क्योंकि इसके डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक बार ये प्लस है, एक बार माइनस भी है, फिर प्लस है, फिर कुछ बार माइनस है, लेकिन पीरियडिकली नहीं है, आवर्त में नहीं है। ये आवर्त में है या अब तुम्हें पता आगे क्या होगा? तुम्हें देखोगे शेयर बाजार के कुछ ऐप होते हैं, है ना? मैं तो बताए थे क्या चलते हैं, यहाँ पैसे लगाए और ऊपर उठ गया, मजा आ गया जिंदगी के। मैंने तो नीचे लगाए थे ना, तो मेरी जिंदगी में मजे चले गए। अब मैंने सोचा नीचे आएगा वो ऊपर पहुंच गया, फिर सोचेगा तो बहुत ऊपर चला गया, अब तो नीचे आएगा ही आएगा, अब तो नीचे लगाई दे और ऊपर पहुंच गया, कुछ है थोड़ी आइडिया। फिर हम सोचे ऊपर जा रहा है, ऊपर लगा दे तो नीचे आ गया, यानी कि कुछ नहीं पता आगे क्या हुआ। तुम मतलब क्या होगा इसका? हार्ट बीट नहीं चलती आदमी की, पता है कैसे घंटे के अभी कुछ नहीं पता लगता, मुझे तो पता लगाना कभी देखो ऐसे चलती है ऐसे करके ऐसे कुछ। अब इसका पता थोड़ी है कि आगे बढ़ेगी घटेगी, तो इसका भी ऐसा कुछ पता नहीं है कि क्या चलेगी। तो इसको क्या कर सकते हैं, ये एसी तो है लेकिन एक इम्प्योर एसी जैसी है, यानी कि जिस एसी की हम बात कर रहे हैं वो एसी नहीं है। इसकी एसी की बात है, इसकी एसी की बात करोगे तो बीटेक से आते हो, बीटेक का फाइनल कर लोगे ना शायद उसके बाद ये डीसी लिखते हैं मैंने। चलो इम्प्योर एसी नहीं होती तुम्हारे सिलेबस में आएगी, तो वैसे ये बीटेक के बाद आएगी। इम्प्योर एसी होती है जब हम किसी सर्किट में करंट को एसी को फ्लो करते हैं और फिर वेरिएबल बनाते हैं उसको, नहीं समझते? जब करंट चलेगी सर्किट में और स्विच लेकर बैठेगी, एसी में स्विच लेकर अभी ऐसे यहां एसी फ्लो हो रही है हमें, मैं स्विच लेकर बैठेगा, अब कट 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 फिर रुक गया, फिर थोड़ी देर बाद लगा, ऐसे होती है इम्प्योर एसी। ऐसे ग्राफ बनेगा, ये चलने की कोशिश करेगी फिर बंद हो जाएगी, फिर सीधा ग्राफ बनेगा, ऐसे कुछ बनेगी। कोई लॉजिक नहीं है इसका, पता नहीं आगे क्या होगा, और उसके मन में है उसको बंद करके चलाएगा। मुझे पता हो मेरे साथ शाम को क्या होगा, तो तुम मेरे बारे में कुछ कह सकते हो फ्यूचर में? पंडित वंडित तो छोड़ दो, उन्हें कुछ नहीं पता, कुछ भी कह सकते हैं बारे में। तुम क्या सकते हो साइंटिफिकली कि मैं क्या बोल सकता हूं, नहीं पता किसी के बारे में एक्चुअली आगे क्या होगा। इसका पता है क्या? इसका मुझे पता है कि इस टाइम के बाद क्या होगा, तो इसलिए उसे यूज कर सकते हैं। ठीक, इधर आ जाओ। ठीक है, डीसी, डीसी में कौन कौन से करंट होते हैं? डीसी में तो कई सारे ग्राफ बना सकते हो। डीसी तुम्हारी मर्जी की है, देखो मैं आपको ग्राफ। डीसी कैसे हो सकते हैं भाई? डीसी क्या होता है? डीसी डी जल्दी सीधी ऐसे, ये डीसी करंट है, ये प्योर डीसी है, ये है प्योर डीसी। प्योर डीसी का मतलब बिल्कुल जो हम पढ़ने वाले हैं वही डीसी है, बिल्कुल टाइम के साथ साथ चेंज कुछ है ही नहीं, बिल्कुल साथ चल रही है, बिल्कुल बढ़िया एक ही वोल्टेज पे। और इसका वोल्टेज, इसकी धारा कभी कुछ कभी कुछ, कभी वोल्टेज कुछ कभी कुछ हो रहा है। क्या आदमी है देखो, एक और सी करंट बन सकती है, ऐसी बन सकती है, ऐसे क्या है, एक और बन सकती है, ये कैसी है, ये भी डीसी है। तो मेरा मन एक और बनाने का है, बढ़िया से बनाऊं कुछ जो लगे कुछ के हाँ है। ये क्या है? अब तुम उल्टा मारे ना, मैं डीसी नहीं चलेगा तो डीवी डीसी है, एसी तो लग रही है तुम्हें, इसमें तो आवर्त बन रहे हैं। और अगर मैं कुछ रैंडम सी बना दूं, कुछ ऐसी बना दूं, ऐसी ऐसी कुछ भी ऐसी बना दूं, बस हाँ ध्यान ये रखना लाइन से ऊपर नहीं चाहिए, लाइन के नीचे क्रॉस कर, अगर नीचे क्रॉस करेगी तो एसी है, और वो भी वाहियात सी एसी बनेगी, इसके बारे में पता ही नहीं। तो ये हमारी क्या है, इनको देखो तीनों जो है तीनों, इन तीनों को हम डीसी तो कहते हैं, लेकिन इनको हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी। और ये हमें रेक्टिफायर से मिलती है। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक ऐसा यंत्र है जो एसी को डीसी में बदलता है। रेक्टिफायर एक ऐसा यंत्र है जो एसी को डीसी में बदलता है।
रेक्टिफायर एक ऐसा यंत्र जो एसी को डीसी में बदलता है। ट्रांसफार्मर, अभी 2 मिनट पहले बताया ना, ट्रांसफार्मर एसी को डीसी बदलता है। ट्रांसफार्मर एसी के वोल्टेज को बदलता है, करंट नहीं बदलता। करंट तो खुद ही बदल जाती है, तो करंट डिपेंड करता है वोल्टेज बीच में या ओम्स लॉ, है ना। तो ट्रांसफार्मर एसी के वोल्टेज को बदलता है, स्टेप अप स्टेप डाउन। अब चाहे ट्रांसफार्मर तो वोल्टेज कम कर देता है, वो चाहे स्टेप अप वो बढ़ा देता है वोल्टेज, उसका एसी डीसी से मतलब नहीं है। ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है डीसी पे, एसी पे काम करता है। ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है। चलो मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ गया, तुम्हें नोट करना है। फोटो खींच लो इसका, फोटो शायद का खींचिएगा होगा, ठीक है। तो मैं इसका फोटो वोटो नहीं खींच रहा, मैं खींचने रहता ना तो फोटो कैसे खींचूंगा। चलो मैं मिटा दूंगा ये, तो तुम्हें गई होगा। मेरे दिमाग में क्वेश्चन है कि अगर हम कैपेसिटर को यूज करेंगे, कैपेसिटर को, और एक हम इंडक्टर को यूज करेंगे, तो वो कैसे कैसे लिख सकते हैं, समझाऊं? बता दूं, बता दूं नहीं पेज में आ रहा है, देख रहा है इसमें, दीदी देख ले तो इसमें दिखे आप मेरा ले ले तुम करे, क्योंकि मेरे दोबारा बस की नहीं है समझा ना। वो तो शायद है 35 मिनट कुछ पता नहीं क्या लिखा है, 38 मिनट 35 पता नहीं। चलो भाई चलो सुनो सुनो, तो बैठो अभी तुम 15 मिनट और करना, आराम से बैठो बात करो। देखो इस चैप्टर में हमारे सामने आएगा एक तो रेजिस्टेंस, मतलब आर, नहीं ऐसे लिखता हूं, चलो मैं ऐसे लिखता हूं, ये देखा होगा तुमने, ये रेजिस्टेंस है, ये देखा होगा तुमने, व्हाट इज दिस, सब देखिए तुमने ये, चलो बताओ कौन कौन है ये तो है आर, आर फॉर रेजिस्टेंस प्रतिरोध, ये है सी, सी फॉर कैपेसिटेंस, एंड दिस इज एल, एल फॉर कॉइल है, तो कुंडली है, और ये इंडक्टर है, मतलब ये एक कुंडली है, ये एक संधारित्र है, और ये एक तार है। समझ में बात? इस तार के अंदर जो धारा को प्रवाह करेगा, यानी कि धारा के रास्ते में जो रुकावट नहीं है, जो धारा के फ्लो को बना रहा है, तो जो फ्लो का निर्माण करेगा उसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कि ईज, आसानी, धारा के मार्ग में जो आसानी करेगा उत्पन्न, इसमें उसको हम बोलते हैं चालकता या चालकत्व, चालकत्व। और जो धारा के मार्ग में आसानी के बजाय विरोध या अवरोध उत्पन्न करेगा, उस अवरोध का नाम यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध। बात समझ आई नहीं आई? इसमें आ जाओ, संधारित्र में जो धारा के मार्ग में रुकावट कह सकते हो, या जो चार्ज को इकट्ठा कर लेगा, चार्ज को इकट्ठा करने की शक्ति होती है ना इसके अंदर, यानी कि आवेश संग्रह, जो आवेश को संग्रह करेगा वो कौन होगा इसमें, धारिता, जो आवेश को इकट्ठा करके रख लेगी अपने पास। और जो इसमें धारा के मार्ग में रुकावट डालेगा, एक तरह से धारा के मार्ग में नहीं कह सकते इसको, नहीं कह सकते, वोल्टेज के मार्ग में रुकावट डालता है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज का अवरोध या वोल्टेज का अवरोधक, जो वोल्टेज को अवरोध उत्पन्न करेगा वोल्टेज के रास्ते में, वो क्या होगा इसमें, वो होगा इसमें कैपेसिटी रिएक्टेंस में क्या कहते हैं, धारतीय प्रतिघात, भारतीय प्रतिघात, ठीक है, भारतीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, धारतीय प्रतिघात। नेक्स्ट कुंडली, कुंडली क्या है, सब जानते होंगे, कॉइल पकड़ो लपेट दो। अच्छा कुंडली और परिनालिका में क्या फर्क है, जल्दी बताओ, कुंडली और परिनालिका में क्या फर्क है? कुंडली के सभी चक्रों का केंद्र एक है, परिनालिका सभी चक्रों का अक्ष एक है। परिनालिका ऐसी होती है ना, बहुत सारे चक्कर है ना उसमें परिनालिका में, तो लेकिन सब अलग 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 है, और कुंडली में सब एक के ऊपर एक लपेट रखे हैं तुमने, सबका केंद्र एक ही है, समकेंद्रीय है, ये कुंडली है। परिनालिका बना लो चाहे, अभी तो परिनालिका कुंडली एक ही रहते पड़ेंगे, इसे तुम कुंडली कहो या परिनालिका, दोनों के लिए कुछ अलग बात नहीं है, एक ही रहेगा।
तो अब बात है इसमें कि आवेश 15। अच्छा, इसमें जो धारा उत्पन्न हुई है, धारा उत्पन्न होने का कारण, धारा उत्पन्न होने का कारण यानी कि इसके अंदर धारा या प्रेरित धारा, धारा हो या फिर प्रेरित धारा, कोई सी धारा उत्पन्न हो सकती है तो बताऊंगा मैं। अगर हम लगाएंगे तो धारा होगी, और जो इसके अंदर उत्पन्न होगी मुंडित होगी वो प्रेरित धारा होगी। तो इसमें उत्पन्न होने का कारण उसे क्या कहते हैं? स्वयं प्रेरकत्व या स्वयं प्रेरण गुणांक, सेल्फ इंडक्टेंस। ये सेल्फ इंडक्टेंस है, ये कैपेसिटी इंडक्टेंस है। और जो नाम तो इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इसका हमारा वेरी फेमस रेजिस्टेंस है, इसको क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। ये बताओ, ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसका एक दूसरा भाई भी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। सुना कभी म्यूचुअल इंडक्टेंस? जब दूसरी कुंडली हो तो धारा इसी कुंडली की जगह दूसरी कुंडली में खोल देगी, वो सेल्फ इंडक्टेंस। अच्छा, जो ये मैंने बनाया प्रतिरोध, इसका लगो डॉक्टर साहब प्लीज आवाज आ। प्रतिरोध में तो समझा चुका हूं, प्रतिरोध समझा चुका हूं मैं तुम्हें क्या होता है। V = IR, समझ पड़ा है? तो I = क्या होगा? सोच रहे हैं धारा के मार्ग में रुकावट V, तो धारा के मार्ग में जो इसमें अवरोध उत्पन्न कर रहा है उसका नाम प्रतिरोध है। यहां आ जाओ, समझाए देखो, पढ़ो, मैं तुम्हें समझा दूं, समझो समझाए क्या होता है। देखो ये क्या है? A = A0 sin ओमेगा t। पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा? तो क्या है? विद्युत वाहक बल मतलब वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा नहीं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। इसका साइन जैसा ग्राफ है। साइन ग्राफ में जानते, मैथ पढ़ा होगा भी जिंदगी में। साइन ग्राफ और कॉस ग्राफ। साइन ग्राफ स्टार्ट होता है 0 से और कॉस ग्राफ स्टार्ट होता है 1 से। दोनों ही ग्राफ ठीक है और दोनों की तरह चलते हैं। आगे जाके जब फेज डिफरेंस पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी बात है कि मैं क्यों कह रहा हूं दोनों ठीक है। साइन भी ठीक है, कॉस भी ठीक है। एक साइन होगा दूसरा कॉस हो सकता है अगर 90 डिग्री का इनके अंदर फेज डिफरेंस हुआ तो, मतलब कला का अंतर पढ़ेंगे कला। तो अगर करंट चलेगी तो करंट ऐसे चलेगी, अगर वोल्टेज भी सेम ऐसे ही उतने ही टाइम में एक चक्कर पूरा कर लो जितने टाइम में करंट पूरा करती है तो कलांतर होते हैं सेम। और अगर वोल्टेज पहले कर लेता है करंट पीछे रह जाती है तो कलांतर होते हैं डिफरेंट। दूसरे तरीके से समझो, जब टॉपिक आएगा जब समझाऊंगा। तुम बाइक पे हो 2 आदमी, तो जब मुड़ोगे एक साथ मुड़ोगे अलग अलग मुड़ोगे, एक मुड़ी मुंडी दूसरी मुंडी बाद मुड़ रही है, एक साथ ही मुड़ोगे। और अगर रेल में हुए तो एक पहले मुड़ जाएगा, ट्रेन फिर उसी मोड़ पाएगी तो बाद में मुड़ेगा, तो उनके कलांतर अलग अलग है। मतलब फेज डिफरेंस कहां आता है? कलांतर कहां होता है? जहां पे दोनों के एंगल अलग अलग हो, दोनों की डायरेक्शंस एक टाइम पे एक ही टाइम पे अगर देखा जाए तो अलग अलग देख रहे हो। समझ गए? इसको हम कलांतर बोलेंगे। E = E0 sin ओमेगा t हमारा एक ग्राफ है। इस ग्राफ में क्या है? ऊपर कैपेसिटर लगा हुआ है। सोच कर बताओ, अगर ये संधारित्र लगा हुआ है तो इस संधारित्र का इस वाले हिस्से में एक टाइम पे प्लस मिलेगा, तो ये संधारित्र कैसा आवेशित हो जाएगा? प्लस वाला आवेशित हो जाएगा। और इस टाइम पे ये क्या होगा? क्लियर बात? डाउट है? चलो डाउट पैदा करते हैं। जब तक डाउट ना हो तो मजे की बात तो नहीं है, पर हाँ टीचर तो तुम्हारे मजे लेगा, डाउट ना हो तो। ये मैंने डीसी लगा दिया। ये बताओ करंट कहां से चलेगी? करंट यहां से चलेगी, कुछ नहीं बात है, करंट यहां से चलेगी। जब करंट यहां से चलेगी तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, सबको पता है नहीं बात, क्योंकि प्लस वाला है। और ये अब मैंने एक बल्ब लगा दिया यहां पे, तो मुझे आंसर ये बताइए बल्ब जलेगा नहीं जलेगा? ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? व्हाट्स द आंसर? नहीं जलेगा। तो कब आ जाएगा? तुमको आईडिया नहीं है? चलो मैं बताता हूं। ये प्लस है, प्लस वाले ने इसको पॉजिटिव चार्ज कर दिया। कब तक करेगा? जब तक इसका वोल्टेज बराबर हो जाए तब तक तो चार्ज करेगा। मान लो 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी 12 वोल्ट तक इसको चार्ज कर देगी।
और दूसरी साइड से हमें क्या मतलब, ये तो नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये बराबर हो गए, तो सोचो ये 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है, दोनों के दोनों पॉइंट यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल होंगे, सेम वोल्टेज होंगे। अगर वोल्टेज सेम है तो विभवांतर कितना होगा दोनों के बीच में, दोनों पॉइंट्स के बीच में विभवांतर 0, तो करंट फ्लो होगी। करंट का फ्लो होती है जब एक जगह हाई वोल्टेज हो दूसरी जगह लो वोल्टेज हो, तो करंट ऐसे बहती है हाई से लो वोल्टेज की तरफ। यहां किधर से किधर बहेगी करंट, एक बार करंट चलेगी, ये 4 मिली सेकंड से जाता है कैपेसिटर, पता है कैपेसिटर लो जो हम केवल लेंगे सेल से, और 2 इसमें चार्ज जाएगा, 1 सेकंड में लगेगा इसमें, तो इसका मतलब क्या है 1 सेकंड से भी कम समय में चार्ज हो जाएगा, तब तक तो करंट चलेगी, तो तब तक तो ये बल्ब जलेगा, लेकिन कितने सेकंड के लिए चलेगा, 1 सेकंड के लिए ये बल्ब जलेगा, और 1 सेकंड चलने के बाद क्यों बंद, क्योंकि करंट नहीं है। अब ये फुल चार्ज हो गया, और फुल चार्ज हो गया तो क्या करेंगे, बंद हो जाएगा करंट इसमें से, समझ में आई। तो तुम डीसी में कभी भी कैपेसिटर को नहीं यूज कर सकते, डीसी नहीं चलती कैपेसिटर के अंदर, डीसी बंद हो जाती है, बात समझ में आई। एसी लगाते हैं, ये हो गया कैपेसिटर, नीचे लगा दो एसी, व्हाट इज दिस, ये हो गया E = E0 sin ओमेगा t। बताओ क्या लगता है तुम्हें, इसमें क्या है प्लस है, तो एक टाइम पे क्या होगा प्लस होगा, और ये क्या होगा माइनस होगा। ये चार्ज होने को हो ही रहा होगा कि इतनी, अच्छा चार्ज कितने टाइम में चल, मेरे यार क्वेश्चन में दिक्कत है, इतने सारे क्वेश्चन आते हैं दिमाग में, तुम्हारा तो बनते नहीं मेरे बनते। चलो एक बात बताओ, इसे कितना टाइम लगेगा इसको यहां तक पहुंचने में, करंट को समझाओ तुम्हें। 50 हर्ट्ज की सप्लाई होती है तुम्हारे घर में, 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, 50 हर्ट्ज का मतलब 50 चक्कर, 50 चक्कर कितनी देर में, 1 सेकंड में, क्योंकि हमारे फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 सेकंड में कितने चक्कर, तो 50 चक्कर, 50 चक्कर कैसे लगेंगे बताओ, ऐसे लगेंगे, कितने चक्कर है ये, गलत, 1.5 चक्कर है, देखो आधा आधा आधा, तो ये 1.5 चक्कर है, हम 1 चक्कर की बात कर रहे हैं, तो ये 1 चक्कर है, इस 1 चक्कर को चलने में कितना टाइम लगा होगा बता जल्दी, 1 चक्कर को पूरा करना 1 सेकंड में 50 चक्कर, तो 1 चक्कर कितना 1/50 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड का 50वां हिस्सा, तो आधा चक्कर पूरा करने में कितना टाइम, क्योंकि जब तक ये प्लस है तब तक की तो बात कर रहे हैं हम यहाँ, जब तक ये प्लस है तो ये प्लस कितनी देर तक रह सकता है, 1/100 सेकंड तक। तो ये हमने पढ़ा भी था पहले कि 100 बार बिजली का बल्ब जलता है, 100 बार बुझता है, क्योंकि 100 बार लाइट जीरो होती है 1 सेकंड, 1 चक्कर में, 1 सेकंड में 50 चक्कर, हर चक्कर में 2 बार जीरो, देखो यहाँ जीरो चल गया, अभी यहाँ जीरो, यहाँ स्टार्टिंग में जीरो थी, तो जीरो के बाद जीरो हो गया आधे चक्कर के बाद, फिर आधे नेगेटिव चक्कर के बाद जीरो, 2 बार जीरो, 100 बार बंद होगा, लेकिन दिखेगा 200 बार, बिजली का बल्ब 100 बार बंद होता थोड़ी दिखेगा, जलता दिखेगा वो, समझेगा। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ तुमसे कि ये यहाँ से यहाँ तक प्लस होने में से कितना टाइम लगा होगा, 1/100 सेकंड, 1/100 सेकंड के बाद क्या हुआ होगा, ये तुरंत बदल गए होंगे, तो यहाँ से करंट निकली होगी कि इधर से करंट निकली होगी, अब ये वाला सिरा पॉजिटिव हो गया होगा, तो फिर क्या हुआ होगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ होगा, समझ रहे हैं क्या, अरे पहले यहाँ से करंट निकली तो प्लस चार्ज हो गया, फिर क्या हुआ, फिर डायरेक्शन बदल गई, डायरेक्शन बदलते क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये अब क्या होगा बताओ, अब ये चार्ज है डिस्चार्ज है, जितना इसने प्लस चार्ज करा था अगले चक्कर में तुरंत जीरो कर देगा उसको, फिर उसको चार्ज करेगा, फिर अगले चक्कर में जीरो कर देगा, तो चार्ज होगा, कैपेसिटर अनंत काल तक में चार्ज हो सकता है। इसका मतलब क्या है, अगर बिजली का बल्ब लगा देगा यहाँ पे तो क्या दिखेगा तुम्हें लाइट, क्या इसमें करंट फ्लो हो रही है, नहीं हो रही, हे भगवान, ये करंट को रोक देगा क्या, यहाँ तो इस करंट को रोक दिया इसने, क्योंकि ये फुल चार्ज हुआ करंट रुकी, यहाँ पर रुक गई करंट, ये तो चार्ज ही नहीं होगा उस करंट में, तो करंट सोचेगी इसे चार्ज करके छोड़ूंगी, तो ये लगा रहेगा इसमें, करंट चार्ज होता रहेगा, डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि इसका पोटेंशियल बराबर हो गया, कभी हो सकता है ऐसा, इसका मतलब करंट रुकेगी नहीं, और करंट रुकेगी तो लगातार जलेगा, बल्ब लगातार चमकेगा नहीं, चमकेगा नहीं, जलेगा, लगातार चमकेगा, चमकेगा मतलब दिखेगा, बल्ब कहीं चमकेगा, अरे मतलब ग्लो करेगा, चमकेगा, ब्राइट चमकेगा, तो मस्त हरा लाल के लिए चलेगा, तो ये बल्ब नहीं चमकेगा, 1 सेकंड चलेगा बंद हो जाएगा, ये बल्ब कंटीन्यूअस फ्लो होगा। इसका मतलब हम क्या समझे दया, कि जो संधारित्र है, संधारित्र किस पे काम करता है, संधारित्र केवल एसी पर कार्य करता है, डीसी पर नहीं, संधारित्र एसी पे काम करेगा, डीसी पे बंद हो जाएगा, बात समझ में आ गई तुम्हारे, अब इधर आ जाओ,
इसे देखते हैं किस पर काम करता है। एक बैटरी लगा दो पहले, कैसी लगाऊं बताओ पहले, एसी लगा दो डीसी लगाऊं? डीसी लगा दो, ये डीसी सोर्स हो गया। बताइए क्या होगा, डीसी सोर्स होने पर इसमें से कंटीन्यूअस फ्लो होगी करंट या करंट बदलेगी? अरे इसमें क्या होगा, स्वयं स्वयं होना है कभी, क्या कब होता है स्वयं घटना? स्वयं क्या है, अन्यून प्रेरण, स्वयं ये दोनों के दोनों ये माइक्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है, क्या होता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण? अगर किसी कुंडली में बहने वाली धारा को लगातार परिवर्तित किया जाए तो उसके फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा, उससे गुजरने वाला फ्लक्स, या उसके पास रखी हुई दूसरी कुंडली में गुजरने वाले फ्लक्स में बी बदलेगा। चलो पढ़ते हैं, आई बदलेगा तो क्या होगा, आई बदलेगा तो बी बदलेगा, क्योंकि आई के कारण तो बी उत्पन्न होता है। पढ़ रखा है ऐसे, करंट ऊपर है तो चारों तरफ बी हो जाएगा, नीचे करंट है तो ऐसा होगा क्लॉकवाइज, और अगर ऊपर करंट है तो फिर इधर से क्लॉकवाइज होगा। पढ़ रखा ना, तो बी बदलेगा, फाई बदलेगा तो बी बदलेगा। अच्छा बी बदलेगा तो फाई बदलेगा, क्योंकि फाई का सूत्र है फाई बराबर बी ए cos थीटा। बी बदलेगा तो फाई बदलेगा, तो फाई बदलेगा तो क्या होगा, तो ई होगा। देखो ई इज इक्वल टू पढ़ रखा है माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। तो फाई भी चेंज होने से क्या चेंज होता है, ई। इसका मतलब इसमें वैद्युत वाहक बल बन जाएगा, और अगर वैद्युत वाहक बल बनेगा तो वैद्युत वाहक बल तो वोल्टेज है, तो V बराबर I R ओम का नियम भी है, तो फिर ये भी बदल देगा ना। अरे एक बार सूत्र इसका अगर तुम्हें लिंक करना आपस में, फाई V बराबर Li, I बदलेगा तो फाई बदलेगा तो I बदलेगा। बात समझ में तुम्हारे? तो अगर हम ये सारी बातें समझ लें, इन सारे रूल्स को, तो हमें ये पता लगता है कि इसके अंदर अगर हम करंट को नहीं बदलते तो कोई भी ऐसी घटना नहीं होगी जो इसमें प्रेरण कर सके, धारा उत्पन्न कर सके, या कर सकती है। तो इसमें कंटीन्यूअस धारा फ्लो हो रही है, तो क्या इसके अंदर तुम्हें लगता है कि कोई धारा उत्पन्न होगी इसके अंदर? ये कुछ होगा इसमें ऐसा स्वयं गुणांक जैसा कुछ होगा? अच्छा मैंने इसका ये लिखा कि प्रेरित धारा उत्पन्न होने का कारण क्या है, ये है, तो इसमें अवरोध भी तो होता होगा, तो इसमें अवरोध भी है धारा के मार्ग में, उसे बोलते हैं प्रेरणिक प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात, और इसे इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। समझ आई? इंडक्टिव रिएक्टेंस मैंने सबकी लिख दी। जो इसमें धारा के मार्ग में रुकावट है वो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। जो इसके धारा के मार्ग में रुकावट है धारा के प्रतिघात कहते हैं। ये भी रुकावट लगाते हैं धारा के मार्ग में, बताइए कैसे लगाएगा, बताओ कैसे लगाएगा? देखो बताओ, ये तो समझ में आ गया, डीसी का काम करता है इसमें करता है। अगर तुम इस सर्किट में वोल्टेज बढ़ाओगे तो ये चार्ज होगा कि नहीं होगा? किसी एक सर्किट में वोल्टेज बढ़ाओ, समझ दो, तुम्हारे पास ये है वोल्टेज, चलो इसे ले लो, इसमें धारा बढ़ाओ, ये चार्ज होगा क्या होगा? दोनों में से कोई तो ले लो, ये ऊपर वाले को कुछ होना नहीं, क्योंकि एक बार चार्ज हो गया खत्म काम, लेकिन इसमें चार्ज होगा। अब जब ये चार्ज होगा, जब तुम वोल्टेज बढ़ाओगे, भाई अगर मैंने बिजली लगा दी तो इसका कैपेसिटर का पंखे का देगा तो चार्ज होगा ना, पंखे नहीं है, चार्ज होगा नहीं होगा, पंखा टंगेगा। तो अगर यहाँ पे ये वोल्टेज तुम बढ़ाओगे तो चार्ज होगा, अच्छा डिस्चार्ज करोगे तो मतलब घटाओगे तो करंट, तो वोल्टेज घटाओगे तो क्या होगा? तो ये अपने वोल्टेज को जो चार्ज हुआ ना अभी उस वोल्टेज को उल्टा हमें सप्लाई करेगा। कैपेसिटर का क्या काम है, अगर वोल्टेज कम है तो ये अपने वोल्टेज को हमें देगा, और वोल्टेज हमारे ज्यादा है तो ये खुद चार्ज होगा। तो ये भाई साहब कर क्या रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं, तो इस वोल्टेज को पी के बैठ जाएगा कि मुझे तो चार्ज होना है, और जब हम घटा रहे हैं, हम चाहते हैं घट जाए वोल्टेज, तो ये क्या करेगा, ये कहेगा नहीं भाई साहब मेरे पास वोल्टेज है लो वोल्टेज, और हम घटाना चाह रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है। ये हमारे वोल्टेज का काम उल्टा कर रहा है, यानी कि हमारे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो घटा रहा है, घटा रहे तो बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वोल्टेज का अपोज करता है, ये वोल्टेज को कम करने तो ज्यादा करेगा, ज्यादा करने तो कम करेगा, एक तरह का अवरोध ही तो है। इस अवरोध को क्या कहते हैं, धारातीय प्रतिघात। समझ गए? ये वोल्टेज समझ में आ गया, मतलब वोल्टेज का अवरोधक, यानी कैपेसिटर वोल्टेज में अवरोध डालता है। समझ में आई कैसे? चार्ज करेंगे तो ये उल्टा चार्ज हो जाएगा, हमारे से लेगा एनर्जी, डिस्चार्ज करेंगे तो ये हमें एनर्जी देगा उल्टा डिस्चार्ज होने के टाइम पे। इधर आ जाओ, ऐसी जब पंखे में हो जाती है ना, बिजली कम होती है तो ये अपने वोल्टेज को पंखे में डालता है। जिस टाइम पंखा चलाते हैं उस टाइम ज्यादा एनर्जी जरूरत पड़ती है, घसी हुई कार को निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, चलती हुई कार को चली जाएगी मोमेंटम की वजह से। तो पंखे को स्टार्ट करने में कैपेसिटर क्या करता है, अपने वोल्टेज पंखे को देता है, क्लियर है? और फिर चार्ज हो जाता है। कुंडली में क्या होगा, कुंडली पहनने वाला का हिसाब किताब है, मैंने इसे बताया तुम्हें। डीसी में घंटा फर्क नहीं पड़ता, डीसी आराम से पास हो जाएगी इसमें, बट फर्क कहां पड़ेगा, एसी में। एसी में कैसे फर्क पड़ेगा, ये कुंडली है और इस कुंडली के साथ, कुंडली बहुत गंदी बनी, देखो ये लगा दिया हमने एसी, इससे क्या होगा,
चलो इसमें धारा लगातार बदलेगी और धारा बदलेगी तो इसके अंदर ऐसा करके ई उत्पन्न हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन लिख दिया, ई मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल। ई का सूत्र क्या है? ई बराबर माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। नेगेटिव साइन क्या बताता है? ये दिशा विपरीत होगी किसकी? ई की। किससे? फाई बी से, जो इसको उत्पन्न कर रहा है। ई को कौन उत्पन्न कर रहा है? फाई बी। ये किसका नियम है? फैराडे का प्रथम नियम क्या है? अगर किसी भी कुंडली को या परिनालिका को, किसी बंद परिपथ को, लूप को तुम बदलते हुए प्रेरित यानी कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में लेकर जाओगे तो उसके अंदर धारा उत्पन्न हो जाएगी? नहीं, धारा उत्पन्न नहीं होगी। उसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, यानी कि विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। और वो क्या करेगा? अगर सर्किट बंद है तो धारा उत्पन्न कर देगा, और खुला है तार लेगा में तो बस वोल्टेज रहेगा, सिर्फ धारा बनेगी नहीं। धारा कब बनती है? सर्किट बंद हो। क्लियर? अच्छा, दूसरा हमने क्या देखा? दूसरा नियम क्या था फैराडे का? अगर तुम उसे लेके जाओगे तो धारा उत्पन्न होगी, तो वो कितनी होगी? वो ई होगा, और ई बराबर होगा डी फाई बी अपॉन डी टी। यानी कि एक दर है, किसकी दर है? बदलते हुए प्रेरित विद्युत वाहक फ्लक्स की, चुंबकीय फ्लक्स की दर के बराबर होगी। ये हमें फैराडे ने बताया, लेकिन उसे नेगेटिव साइन नहीं लगाया क्योंकि उसे पता नहीं था। किसने लगाया फिर? ये लेंज ने। लेंज ने बताया कि वो विपरीत दिशा में उल्टा, विपरीत दिशा में काम करेगा, यानी कि तुम बढ़ाओगे तो धारा घटेगी, घटाओगे तो बढ़ेगी, उल्टा उल्टा काम है। समझ में आई? धारा घटाओगे तो जो प्रेरित धारा की दिशा वो तुम्हारे साथ हो जाएगी, तो तुम घटा क्यों रहे हो? बढ़ाओगे तो वो तुम्हारे विपरीत खड़ी हो जाएगी, तुम बढ़ा क्यों रहे हो? उल्टा काम करेगी। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ई उत्पन्न करेगा इसके अंदर। अगर ई उत्पन्न होगा, हमें उस टाइम पे ई उत्पन्न होगा जिस टाइम पे एक्चुअल में धारा इधर चली होगी, है ना? हो सकता है ई उस टाइम पे, एक टाइम पे ई इधर भी हो जाए। अगर मैं इसी धारा को घटाने लगूं तो क्या होगा? ये ई इधर उत्पन्न हो जाएगा उसी के साथ, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? इसमें धारा के मार्ग को करंट डालेंगे ना, तो यहाँ पे कौन था? ये वोल्टेज का अवरोधक। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसे? यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको? इसे लिख सकते हैं धारा का अवरोधक, यानी कि ये धारा, इसको ध्यान रखना, ये मैं धारा लिख रहा हूँ वैसे मैं वोल्टेज लिख रहा हूँ। ये वोल्टेज के मार्ग में करंट डालने का काम करता है, जब सर्किट पढ़ेंगे काम आएगा तुम्हारे। और ये धारा का, ये धारा का मार्ग में करंट डालने का काम करता है। अभी बताओ, अगर इसमें एसी है, ठीक है, और एसी लगातार बदलेगी तो इसके अंदर प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, तो वो प्रेरित धारा इसको पहले चलने देगी। ये प्रेरित धारा जो इसके अंदर उत्पन्न होगी इसको चलने देगी क्या? ये एक्चुअल धारा बन जाएगी इसमें, यानी कि प्रेरित धारा इतनी उत्पन्न होगी, मतलब लगातार बदल रहा है इसको, तो प्रेरित धारा इतनी ज्यादा उत्पन्न हो जाएगी कि इस धारा को, जो हमारी एक्चुअल धारा है, इसको रोक देगी। तो इसका मतलब ये है कि इसमें ये धारा कितनी हो जाएगी? 0। इसमें अगर बल्ब लगा दूं, बिजली का बल्ब लगा दूं तो क्या होगा? क्या वो जलेगा? नहीं, ये बल्ब ऑफ रहेगा, नहीं जलेगा। ऑफ बड़ा सुंदर लिखा। इसका बताओ, इसे बंद करो, क्या ये बल्ब जलेगा? ग्लो करेगा, बल्ब जलेगा। क्यों जलेगा? समझ में आई? क्यों जलेगा? क्योंकि इसके अंदर प्रतिरोध नहीं है डीसी के लिए। तो कौन किस पे काम करता है? हम ये लिख सकते हैं कि जो कुंडली है, कुंडली या एल, स्व प्रेरकत्व, स्व प्रेरकत्व, स्व प्रेरकत्व डीसी पर कार्य करता है। क्या वो एसी पर काम करेगा? एसी पर नहीं, स्व प्रेरकत्व डीसी पर काम करेगा, एसी पर काम करेगा। समझ में आई? क्यों? चलो शॉर्टकट बोल रहा हूं, क्या पता कोई सा भूल जाए तुम्हारा। शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक, देखो ये तो हो गया हमारी कॉइल, और ये हो गया हमारा सी, ये तो एल है, ये सी है। अगर तुम धारा को चला रहे हो तो तुम्हारी धारा कैसे आएगी? एसी, भटकती हुई सी, कभी ऊपर कभी नीचे जंप करती हुई। तो मैं एसी को अगर लेके आऊं तो इसको, अगर मैं एसी को इसमें से पास करूंगा तो क्या होगा? देखो, एसी को पास करेंगे तो एसी ऐसे चलेगी, सोच के चलो, इसमें से एसी चल सकती है। अगर ये इतनी सी, तो तुम्हारे पास टनल है, टनल समझ, तो ऐसे कर करके ऐसे गोल 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 ऐसे चल रही है। तो ऐसी टनल में अगर तुम सीधे चलोगे तो चुपचाप निकल सकते हो। अगर एक ऐसी टनल का मतलब क्या बोलते हैं? सुरंग, सुरंग है ऐसी, गोल गोल सी सुरंग है, तो सुरंग में से ऐसे ऐसे हो रखा है, कोई नाली का है, तो ऐसे गोल गोल तार है, स्प्रिंग, स्प्रिंग, तो स्प्रिंग में से बाहुबली का तीर निकल सकता है क्या? जो सीधी दिशा में जाएगा, और कोई नशेड़ी जा रहा हो उसको तो इलाज मिल जाएगा, इधर इधर पता नहीं कहां। तो ऐसे अगर तुम इस धारा को ऐसे भेजोगे तो फंसेगी ना, नहीं, तो ये पार नहीं हो सकती। बट अगर तुम इसमें से सीधी धारा भेजो तो, ऐसे भेजो तो डीसी तो पार हो जाएगी, लेकिन एसी, एसी तो भैया बीच में फंसेगी। इस माध्यम से एक बार अगर मैं इसमें पार करने की कोशिश करूं तो ये बीच में नाला है, और जो हमारी एसी है वो ऐसे चलती है ऐसे, तो एसी तो पार हो जाएगी इसमें से, देख लो नाले में से पार नहीं हुई क्या? लेकिन अगर मैं डीसी को छोड़ दूं, डीसी को लेके आऊं तो क्या डीसी इसमें से पार हो सकती है? डीसी कैसे करूं?
फिर वो पार करके जा नहीं सकती, डीसी बेचारी यहीं रुक जाएगी, तो डीसी के लिए रास्ता कट गया। तो इसमें से डीसी तो इस नाले को पार नहीं कर सकती, लेकिन एसी चलती है ना कूद फांद करती हुई, तो वो कूद फांद का यहाँ फायदा होगा क्योंकि ये जंप करती हुई चलती है, और जंप करने की जगह नहीं, समझ में आई? तो सुरंग में जंप नहीं कर सकते, लेकिन इस पर कर सकते जंप। तो जो जंप कर सकता हो वो तो यहाँ पार हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ जंप करता हो वो यहाँ फंस जाएगा, और जो सीधा निकलता हो वो यहाँ चला जाएगा, लेकिन सीधे वाले को यहाँ दिक्कत हो जाएगी क्योंकि सीधा नहीं है रास्ता, बीच में नाला है। ठीक है, सच में एग्जाम में लिखिएगा क्या, है ना? कभी बोला सारा मेरे वहां पे जाकर मैं लिखना चाहता हूं, ये मैं समझाया तुम बस, जो तुम्हारे में से कतई ठप होंगे ना वे याद रखें बस। मैं तुम सारे टैलेंट लोगों को बताया, ये समझ गए? अगर इसके फॉर्मूला लिखेंगे कल सब कुछ डिटेल पढ़ेगा आपके कि ये कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे, बट तुम्हें ये समझ आनी चाहिए। अगर तुमसे कोई कह रहा है कि v बराबर नहीं i बराबर v अपॉन r, तो ये मत समझना आंख बंद करके ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसको लिख दूं ना, ये वाला धारतीय प्रतिघात क्या मतलब, ये x है और ये क्या है, ये क्या है, ये xl, l मतलब l, तो अगर मैं ये कहूं कि v अपॉन xl, तो क्या ये फॉर्मूला है कोई? हाँ ये फॉर्मूला है, ये रेजिस्टेंस R ना हो गया वो इसका रेजिस्टेंस है, बस समझ ना आई, समझ ना आई, उसमें L लग रहा होगा इसका मतलब, और अगर ऐसे x लिख दें तो ये इसका फॉर्मूला होगा, सिंपल सब है क्या? तो R हमारा क्या तार भी होता है, बस कुंडली में भी होता है, लेकिन वो लगता है अलग तरीके से, और शायद तुम्हारे समझ में आ गए होंगे, तार भी प्रतिरोध लगाएगा, कुंडली भी प्रतिरोध लगाएगी, और ये भी प्रतिरोध लगाएगा, लेकिन सबके प्रतिरोध अलग अलग तरीके से लगेंगे। और मैं तुमसे कल इस पूरी क्लास का रिवीजन करूंगा पहले 10 मिनट में, और तुम सभी से जितने क्वेश्चंस पूछूंगा वो सभी के आंसर तुम मुझे देने होंगे। और हमारी बात, किसी को अगर आंसर नहीं पता हो तो रिवाइज कर लियो पूरी क्लास को, जो डाउट हो मैं हूं यहाँ, मैं तुम समझाऊंगा। एसी जब तक चलेगी तब तक बहुत टेक्निकल रहना पड़ेगा तुम्हें, एसी के बारे में पूरी समझ होनी चाहिए पूरी की पूरी, और घर जाके कोई भी वैज्ञानिक ना बने कि मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूं, मैं आज ही पेचकस लेकर ठीक कर दूंगा सारे।